आई थिंक मेरे लिए एक ब्लेस्ड अपॉर्चुनिटी थी अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, और जहाँ पर मैंने अपना भाषण इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी पर दिया। तो डेफिनेटली एक वंडरफुल फीलिंग थी, नो डाउट इन दैट, और बहुत कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है। दुनिया हमको पहचानेगी एक दिन, ये है विश्वास हमें। अभी तो बस शुरुआत है कि लिखना है इतिहास हमें। अपनी तकदीर बदलने की ली हमने जिम्मेदारी है। कदम बढ़ाते चले आज हम, बस अब तो जीत हमारी है, अब तो जीत हमारी है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्या नेगी है और आज मैं मौजूद हूँ अमर उजाला दून स्टूडियो में। कितने भी बड़े ओरेटर हों, कितने भी सालों से पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हों, वो जो मंच पर चढ़ने से पहले जो वो 2 मिनट और वो 2-2.5 मिनट्स का जो वो नर्वसनेस होती है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है कि अगर हम मंच पर चढ़े भूल गए तो, या फिर फंबल कर गए तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑडियंस होती है और बहुत ही ज़्यादा विद्वान और इंटेलेक्चुअल लोग आपके सामने बैठ रखे होते हैं और उनके सामने बोलना, तो नो डाउट इन दैट वो एक चैलेंज था। बट फिर माइंड में ये भी था कि मैं यहाँ पर एज दिव्या नेगी नहीं आ रखी हूँ, मैं पूरे अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। 11.9 मिलियन जो यहाँ की पॉपुलेशन है, यहाँ का जो इतना डाइवर्स कल्चर है, इतनी डाइवर्स यहाँ के जो रीति रिवाज हैं, तो वो जब फीलिंग आती है तो फिर मोटिवेशन मिलता है, और जब आप स्टेज पर जाते हैं तो आप भूल जाते हैं, मतलब देन यू जस्ट स्पीक इट। और जब मैं वहाँ स्टेज से उतरी थी और उसके बाद लंच के टाइम पे एक जूरी ने आके मुझसे कहा था कि वेल स्पोकन, सो वो फिर एक वंडरफुल फीलिंग थी कि ठीक है, स्टेज पर चढ़े हैं, बोला है तो लोगों को पसंद आया है। Congratulations to you and me and each one of us, the vibrant voices of incredible India, for assuming the historic presidency of G20. Namaste. My name is Divya Negi and today I'm representing Devbhoomi Uttarakhand. 8वीं तक आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, जो मुझे लगता है अगर मैं अब पीछे जाके देखती हूँ, बट मेरे आसपास के लोगों के लिए उन्होंने मुझे अंधों में काना राजा बना रखा था कि आई एम वेरी मच एकेडमिकली ब्राइट, और इसीलिए उन्होंने मुझे देहरादून रखा कि देहरादून में मेरी पढ़ाई होनी चाहिए। देहरादून में आके मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारा जो पहाड़ का शिक्षा है और जो शहरों की शिक्षा, उसमें कितना अंतर है। जो मैंने खुद, क्योंकि मैंने 8वीं तक हिंदी मीडियम में पढ़ा है और फिर 9th में इंग्लिश मीडियम में जंप करा, तो वो जो चीज़ होती है, फिर 1-1.5 साल फिर से स्ट्रगल करा, अच्छा अंग्रेज़ी के शब्द समझने में, इसको ऐसा बोलते हैं, इसको ऐसा बोलते हैं। और फिर जब 11-12 था तो वो पेस पकड़ा, जो नहीं करती थी वो सब करना शुरू करा, असेंबली में जाके बोलना शुरू करा, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू करा, डांस वगैरह में पार्टिसिपेट करना शुरू करा। और 12th में आके आई कुड से कि आई वॉज एकेडमिकली ब्राइट, मैं अपने स्कूल की टॉपर थी उस वक्त। तो वो एक प्रोग्रेस चेन था, इट वाज नॉट लाइक कि मैं शुरू से ऐसी थी, नहीं, धीरे धीरे हुई हूँ। फिर कॉलेज में आके दोबारा एवरेज हो गई। मेरी लाइफ का जो फर्स्ट नेशनल लेवल का जो डिबेट कंपटीशन था, आई थिंक मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी, तो उस वक्त था, और मेरी कुछ फैमिली में कोई फंक्शन था, किसी की शादी थी, और उस वक्त इट वाज लाइक कि मैंने सारा शॉपिंग कर लिया था कि शादी में रहूँगी। बट सडनली मेरे कॉलेज से ये आया कि आपको नेशनल्स में जाना है, और वो सेम डेट थी जिस दिन शादी का डेट था। सो आई चोज़ कि मैं शादी ना अटेंड करूँ और मैं वो नेशनल्स डिबेट कंपटीशन में जाऊँ, और मेरी लाइफ का पहला नेशनल्स था, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में था। तो मैं वहाँ गई, 2-3 दिन वहाँ थी, एंड ऑब्वियसली मेरा वहाँ पर कोई पोजीशन नहीं आया, आई कुड नॉट ग्रैब एनीथिंग देयर। और मैं जब वापस आई तो एक दिन ऐसे ही सारे रिश्तेदार बैठ रखे थे, एंड माई फादर वॉज देयर, एंड ही वॉज जस्ट, वो मुझे ऐसे टॉन्ट कर रहे थे कि आप, अरे ऐसे भी बच्चे होते हैं ना जो घर वालों की शादी छोड़कर ऐसे डिबेट वगैरह में जाते हैं, ऐसे कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं और शादियां छोड़ देते हैं। सो वो मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग था कि इन फ्रंट ऑफ माई रिश्तेदार्स ही सेइंग दिस, कि जबकि मैं तो कुछ अच्छा करने के लिए गई थी, बट इट्स नॉट इन माई हैंड। तो वो एम्बैरेसिंग था। तो ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स होते हैं
इट्स नॉट लाइक कि आप पहला कोई शॉट देते हैं और आपका हो जाता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। आई थिंक माई फादर वॉज ऑलवेज द पर्सन हु केप्ट मी ऑन माई टोज, मतलब ही नेवर लेट मी थिंक कि अच्छा सब आसानी से हो जाता है। ही वॉज ऑलवेज दैट फादर जो हमेशा क्वेश्चन करते थे, जो हमेशा चैलेंज करते थे कि नहीं ऐसा क्यों करना है, ऐसा नहीं करना है। तो मतलब आपके पास ना एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए मेरे फादर को कन्विंस करने के लिए। सो आई वॉज दैट पर्सन कि आई यूज टू बी रेबल एंड आई यूज टू एक्सप्लेन हिम कि इसलिए करना है, ऐसे करना है। सो नाउ ही रियलाइजेज, नाउ ही इज़ हैप्पी कि समथिंग जिसके लिए आई हैव फॉट विद हिम, तो नाउ आई एम बीइंग अप्रिशिएटेड फॉर दैट, और उसके लिए उनको अप्रिशिएशन मिल रहा है, मुझे मिल रहा है। तो डेफिनेटली ही इज़ हैप्पी फॉर दैट। और मम्मी की अगर मैं बात करूँ तो जिस परिवेश से मेरी मम्मी आती हैं, एक बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार, और फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर स्ट्रगल देखा है, गाँव देखा है। तो अब वो जब वो देखती हैं ना तो वो बड़ी खुश होती हैं कि चलो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैंने 5वीं नहीं पढ़ी है, बट यू आर डूइंग इट, सो दैट इज़ एवरीथिंग फॉर मी। तो वो देख कर डेफिनेटली अच्छा लगता है जब आपके पेरेंट्स आप पर गर्व फील करते हैं। The world is one family. And when we talk about one family, I believe that we need to know what having a family actually means. I'll tell you. Having a family means sharing knowledge and experiences. Having a family means collaborating and communicating. Having a family means helping each other and asking for help without hesitation. And having a family means standing together through tough times. आई थिंक मेरे लिए एक ब्लेस्ड अपॉर्चुनिटी थी अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, और जहाँ पर मैंने अपना भाषण इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी पर दिया। तो डेफिनेटली एक वंडरफुल फीलिंग थी, नो डाउट इन दैट, और बहुत कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है। जब वो अटायर पहनने की बारी आई तो मैंने अपने स्कूल और कॉलेज टाइम पे बहुत बारी फोक डांस और फोक कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करा है, और तो उस वक्त वो बड़ा सुंदर लगता था क्योंकि हमने कभी अपनी मम्मियों को साड़ी पहनते हुए नहीं देखा। शायद हमारी दादी नानी ने कभी पहनी होंगी, बट आजकल कोई नहीं पहनता। तो वो जब मुझे था कि चलो मुझे अपॉर्चुनिटी एक बार में मिल रही है, किसको क्या पता अगली बार आना होगा पार्लियामेंट में, वो भी सेंट्रल हॉल में, तो मेरे माइंड में था कि अब तो ये पहनना बनता है। और फिर मैंने वो सीखा भी कि इसको कैसे पहनते हैं। पहले ब्लॉक पर इवेंट होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट पर होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट से जो 2-2 पार्टिसिपेंट सिलेक्ट होते हैं। जैसे उत्तराखंड में 13 ज़िले हैं, तो 13 ज़िले से 26 पार्टिसिपेंट सिलेक्ट हुए हैं। उन 26 अपना स्टेट लेवल पर अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं, अपना स्पीच बोलते हैं, और उन 26 में से जो फर्स्ट आता है उसको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने स्टेट का रिप्रेजेंटेशन नेशनल्स पर करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हुआ था। और फिर नेशनल्स में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमें सिर्फ 24 घंटे पहले टॉपिक दिया जाता है, और उस 24 घंटे में आपको ट्रैवल करना होता है, ब्रीफिंग्स होती हैं, पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी चेक-इन्स होते हैं, तो बहुत सारा टाइम उसमें जाता है। और आपको कुछ शायद ही 6 से 7 घंटे मिलते हैं प्रॉपर डिनर करने के बाद कि आप अपना कंटेंट लिख पाएँ, उसको रिफ़ाइन कर पाएँ। सो ड्राफ्टिंग से लेके मेमोराइजिंग तक वो इन्हीं घंटों में करना पड़ता है। Namaste. My name is Divya Negi and today I'm representing Devbhoomi Uttarakhand. And with all due permission of our respected judges, I would like to express my opinions on the topic India's G20 presidency, One Earth, One Family, One Future. एक इंसिडेंट है, मैं अपने गांव में गई थी अपना ये संसद से अपना स्पीच वगैरह देने के बाद। होली पर मैं गांव गई थी, तो वहाँ पर होता है आप जब गांव जाते हैं तो आप अपनी चाची, बड़ी, मामी, नानी सबसे मिलते हैं। तो मेरी सबसे बड़ी ताई जी हैं, मैं उनके पास गई शाम को और मैंने उनको नमस्ते वमस्ते करा। तो ये तो है जो मेरी ताई जी हैं, चाची जी हैं, उन्हें मेरा भाषण समझ में नहीं आया क्योंकि वो अंग्रेज़ी में था। बट मेरी ताई जी ने मुझसे एक बात बोली जो एकदम मुझे ना बहुत इमोशनल करके, उन्होंने ये बोला कि इतनी हिम्मत कहाँ से आई तुझ में। और जब उन्होंने मुझसे ये कहा तो मैंने कहा ऐसा क्यों, इसमें क्या है, बहुत बड़ी बात थोड़ी है। तो उन्होंने कहा नहीं, तुझे हमने यहीं पर बड़े होते हुए देखा है, तो हमारे बीच रही है, तूने कैसे बोल लिया इतने लोगों के सामने। और व्हेन शी सेड कि तूने ना हम सबकी आंखें खोल दी हैं, तो वो मेरे लिए बहुत इमोशनल था कि मेरे लिए बहुत नॉर्मल इवेंट था, बट शायद मेरे आसपास के लोगों के लिए कुछ है। तो उस वक्त मैं बहुत इमोशनल हो गई थी कि आई वाज लाइक कि ओ मतलब दिस इज़ समथिंग, मतलब अगर मेरी ताई जी ऐसा कह रही हैं तो दैट टाइम मैं रियलाइज़ कि अगर आपके घर में आपकी बेटी या आपकी बहनें तेज़ है ना, जैसे मैं बहुत रेबेलियस रही हूँ, अगर तेज़ है ना तो उनको रोके मत, लेट देम गो फर्दर। और वो ज़रूर अपने लिए कुछ अच्छा करेंगे क्योंकि अपने लिए आवाज़ उठाना आसान नहीं होता है।
मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मुझे बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा स्किल्स होना ज़रूरी है, क्योंकि मतलब मेरा हमेशा से ये मानना है, जब तक आप किसी को एक आइडियल सिचुएशन या फिर एक आइडियल या बेस्ट परफेक्ट चीज़ नहीं दिखाओगे तो इंसान ना कभी इमेजिन और विजुलाइज ही नहीं कर पाएगा कि बेस्ट क्या होता है। कि अगर जस्ट एन एग्जांपल, अगर आप कभी अपना घर बना रहे हो तो आप अपना घर बनाने से पहले ना एक रिसर्च कर लेते हैं, एक अच्छा घर कैसे बनता है, एक अच्छा कमरा कैसे दिखता है। तो मुझे लगता है उसके बाद आपके आइडियाज़ ना ओपन अप होने शुरू होते हैं। तो उत्तराखंड के जो चैलेंजेस हैं उस हिसाब से मुझे लगता है कि मैंने चैलेंजेस देखे हैं, मैंने उन्हें एक्सपीरियंस करा है, बट अभी भी मेरे अंदर शायद वो जुनून हो सकता है, वो जील हो सकता है, बट वो नॉलेज आई लैक समवेयर। तो अभी तो मेरा फोकस ये है कि पहले मैं उस पर काम करूँ, क्या बेस्ट होता है कम रिसोर्सेज में, पहले वो देख कर आऊँ, वो सीख कर आऊँ, और फिर अपने राज्य के लिए डेफिनेटली कुछ करना तो बनता है। यहाँ के हम सिटीजन्स हैं और उत्तराखंडी होने पर गर्व है, तो डेफिनेटली अपनी लाइफ में कुछ अच्छे स्तर पर कंट्रीब्यूट कर पाऊँ तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।